हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं रूट लोकस टेक्निक। और रूट लोकस टेक्निक में हम आप लोगों को कुछ एक प्रॉब्लम आप लोगों को पहले प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है। आज उसी का एक और प्रॉब्लम हम आप लोग को सॉल्व करेंगे, बताएंगे, जिसमें ये दूसरे टाइप का होगा। इसमें आपका जो रूट्स आएंगे, दैट मीन्स पोल आएंगे, वो इमेजिनरी आएंगे। तो इमेजिनरी में बाकी सारा प्रोसेस जितना करते आए हैं पहले वाला प्रॉब्लम में, वो सारा करना है, सारा स्टेप। सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या निकालना है कि एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल जो कैलकुलेट करना है वो हमको इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेट करना होगा। तो ये क्वेश्चन है कि फॉर द यूनिटी फीडबैक सिस्टम, एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, द ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन इज गिवन बाय, ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन जिसका दिया हुआ है, और वो ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन GSHS ये मार्कर सही नहीं चल रहा है, जिसका ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन GSHS का वैल्यू दिया हुआ है, वो है K बाई S इंटू S प्लस 2, S इंटू S प्लस 2 इंटू S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 25। ये ओपन लूप का ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ, और फीडबैक का वैल्यू यानी GS का वैल्यू, फीडबैक का वैल्यू यूनिटी है, GSHS का वैल्यू ये दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि स्केच द रूट लोकस फॉर K वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इसका रूट लोकस हमको कैलकुलेट करना है जिसमें K का वैल्यू 0 से इन्फिनाइट तक हो, K का वैल्यू। अब दूसरा में कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ K द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल, यानी K का वैल्यू कितना हो जिसके लिए सिस्टम अनस्टेबल हो। और फिर C डिटरमाइन कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ इनस्टेबिलिटी डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द सिस्टम। ये सारा चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम रूट लोकस टेक्निक इसका ड्रा करेंगे। रूट लोकस टेक्निक अगर जो ड्रा हो जाएगा तो बाकी का सारा प्रोसेस है वो सब निकल सकता है। तो सिर्फ पहले इसमें प्रॉब्लम में हमको रूट लोकस टेक्निक ही ड्रा करना है। तो सबसे पहले रूट लोकस टेक्निक, रूट लोकस डायग्राम या रूट लोकस प्लॉट हमको ड्रा करने के लिए क्या फाइंड करना होता है। स्टेप फर्स्ट में हम फाइंड करते हैं, स्टेप फर्स्ट इसमें ओपन लूप पोल्स फाइंड किया जाता है। तो ओपन लूप पोल्स और जीरोज फाइंड करेंगे। तो जीरोज तो है नहीं, जीरो नोमरेटर में एक भी एस का टर्म नहीं है, यानी कि जीरोज नहीं होगा, तो पोल्स होगा। तो पोल्स कितने होंगे, पोल्स हैं एक, एस इक्वल टू 0, इससे निकालेंगे तो एस इक्वल टू -2। इससे अब सोल्व किया जाएगा तो एस का वैल्यू 2 गुना निकलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर जो निकालेंगे तो ये S1 आ गया, ये S2 हो गया, और ये S3 अगर जो निकालिएगा तो ये वैल्यू आता है -3 + 4j। और दूसरा अगला जो होगा एक, ये होगा -3 - 4j। ये दोनों वैल्यू। और जीरोज की संख्या, जीरोज एक भी नहीं है, नोमरेटर में एस का टर्म नहीं है तो एक भी नहीं है, जीरोज की संख्या 0 हो गया। तो अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ पोल जो है हमारा, नंबर ऑफ पोल वो कितना आया है। तो नंबर ऑफ पोल आया 1 2 3 4, नंबर ऑफ पोल 4 हो गए। और नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितना है, एक भी नहीं है जीरोज। तब यहाँ पे फिर नंबर ऑफ पोल हम फाइंड कर लिए, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए। फर्स्ट स्टेप में ये फाइंड हो गया। सेकेंड स्टेप में अब हमको क्या करना होता है कि पोल की संख्या, ओपन लूप पोल और जीरोज की संख्या फाइंड करने के बाद दूसरा में अब देखते हैं कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेज कितना होंगे। तो नंबर ऑफ़ ब्रांचेज के लिए बताया गया था कि यदि
स्टेप 2 में हमको नंबर ऑफ ब्रांचेज फाइंड करना है। देखिए स्टेप 2 यहीं पे बता देते हैं। स्टेप 2 तो नंबर ऑफ ब्रांचेज के लिए बताए थे कि यदि p ग्रेटर देन g होगा, यानी पोल की संख्या जीरोज की संख्या से बड़ा होगा, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होंगे वो p के बराबर हो जाएंगे, यानी 4 होंगे। और यदि फिर दूसरा बताया गया था कि जीरो की संख्या पोल की संख्या से बराबर है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होंगे वो जीरोज के बराबर होंगे। तो यहाँ पे पोल की संख्या 4 है और जीरोज की संख्या 0 है, तो यानी पोल ज़्यादा है जीरो से, इसलिए नंबर ऑफ ब्रांचेज जो होंगे वो 4 होंगे। ये कैलकुलेट हो गया दूसरा स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमको कैलकुलेट करना है सेंट्रॉइड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब सेंट्रॉइड फाइंड करेंगे। स्टेप 2 तक हो गया। स्टेप 3 सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड क्या पॉइंट होता है कि जो हमारा रूट लोकस है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, यानी इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ऑन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस पर रूट लोकस कहाँ पे कट करेगा, उसी को हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सेंट्रॉइड का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया गया था, स्टेप 3 में हमको क्या करना है, स्टेप 3 कैलकुलेट द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सेंट्रॉइड को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, और सिग्मा इज इक्वल टू जो होता है वो सिग्मा पी माइनस सिग्मा जेड अपॉन पी माइनस जेड होता है। तो सम ऑफ पोल, पोल जितना है उस सब का जोड़ कर देंगे। तो पोल आया था एक 0, फिर दूसरा क्या आया था -2, इसके बाद आया था तीसरा आया था कितना, एक था -3 + 4j, और इसमें फिर जोड़ना है -3 - 4j। ये सम ऑफ पोल कर दिए सारे। सिग्मा पी का वैल्यू हो गया माइनस सिग्मा जेड, तो जीरोज की संख्या 0 है, 0 कर दिए, बटा पी माइनस जेड, यानी पोल की संख्या और जीरोज की संख्या। तो पोल की संख्या 4 था और जीरोज की संख्या 0 थी। अब इसका वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, -2 प्लस -3, तो इसको माइनस कर देते हैं, -3, और ये प्लस 4j, फिर ये हो जाएगा -3 - 4j, इतना बचेगा और बटा 4 होगा। तो -4j प्लस में और माइनस में कट जाएगा, और ये हो गया -6 और 2 -8, तो -8/4 दैट मीन्स -2, यानी सेंट्रॉइड का वैल्यू आ गया। यानी एक्स एक्सिस को जो रूट लोकस कट करेगा वो कहाँ कट करेगा, एक्स एस बराबर -2, यानी सिग्मा का वैल्यू जो है -2 पर सेंट्रॉइड कट करेगा। ये हो गया स्टेप 3 में सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर लिए। स्टेप 4 में हमको एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करना होता है। तो एसिम्प्टोट्स में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स और एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे फाइंड करते हैं, स्टेप 4 हमको नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स स्टेप 4 में दो चीज़ करते हैं, पहले नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालते हैं और एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कैसे निकलता है, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स बराबर होता है p माइनस जेड, पोल की संख्या माइनस जीरो की संख्या। पोल की संख्या 4 है और जीरो की संख्या 0 है, यानी आ गया एसिम्प्टोट्स जो ड्रा किए जाएंगे, यानी जिस सेंट्रॉइड पॉइंट होगा उस सेंट्रॉइड पॉइंट पर जो एसिम्प्टोट्स होंगे, एसिम्प्टोट्स सेंट्रॉइड पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं या ब्रेक अवे पॉइंट पर कैलकुलेट करते हैं। तो सेंट्रॉइड पॉइंट पर हम कैलकुलेट करते हैं, सेंट्रॉइड पॉइंट पर, ये सेंट्रॉइड का ही होता है एसिम्प्टोट्स जो होता है, तो सेंट्रॉइड पर ही हम
निकालेंगे, ये एसिम्पटोट्स ड्रा करेंगे। तो ये एसिम्पटोट्स को ड्रा कर लिया जाएगा। वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाय मिस्टेक हम बोल दिए हैं कि एक्स एक्सिस को पर कहाँ कट करेगा। जो सिग्मा का वैल्यू निकालें उस सेंट्रॉइड पर हम लोग एसिम्पटोट्स बनाएंगे। तो कितना एसिम्पटोट्स बनाएंगे? 4 एसिम्पटोट्स बनाएंगे। वो कट करने वाला अलग होता है, जो पोल को ये जो रूट लोकस टेक्निक जहाँ पे कट करेगा वो तो ब्रेक अवे पॉइंट से होते हुए जाएगा ना एक्स एक्सिस को। तो ये एसिम्पटोट्स और सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो जहाँ सेंट्रॉइड जो सिग्मा का वैल्यू होगा वहीं पर ये चारों एसिम्पटोट्स को ड्रा किया जाएगा 4 तरह के। अब कितने एंगल पर ड्रा किए जाएंगे एसिम्पटोट्स? चारों, उसका निकालना होता है। तो दूसरा में निकालेंगे एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे। तो एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकालने के लिए क्या था फार्मूला? उसके लिए है थीटा इक्वल टू 2m+1 इंटू 180 डिग्री, ये फार्मूला है। और बाई होता है p माइनस जेड, जहाँ m का वैल्यू क्या होता है? m इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक जाना है हमको लेकर के? तो p माइनस जेड -1 तक लेके जाना है। तब देखिए इसमें m का वैल्यू p माइनस जेड -1 का वैल्यू निकालिएगा। तो p का वैल्यू है 4 और माइनस जेड का वैल्यू 0 -1, यानी 4 में से 1 घटाएंगे यानी 3, यानी m का वैल्यू जो होगा m बराबर हमको कितना लेना होगा? एक 0, एक 1 2 और एक 3, बस इतना ही तक हमको लेना है, इसके आगे नहीं जाएंगे। तो m का वैल्यू 4 हो गया, 1 2 3 4 तक हम पहुंच गए, 0 1 2 3 तक। अब एंगल ड्रा कीजिए। तो एंगल इसी पर यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं, एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स। देखिए m का वैल्यू और थीटा का वैल्यू इधर ड्रा किया जा रहा है। तो m का वैल्यू पहले कितना रखेंगे? m का वैल्यू जब 0 रखा जाएगा, 0, तो इसमें 0 रखिए इस फार्मूला में। 2 इंटू 0 0 हो गया 1, और बाई p माइनस जेड का वैल्यू 4 आएगा, क्योंकि 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो ये हो गया 180/4, तो 180/4 हो जाएगा 45 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। दूसरा फिर m का वैल्यू कैलकुलेट करना है 1 रख के। तो जब m का वैल्यू 1 रखेंगे तो इसमें रखिए 2 गुना 1 2 हो जाएगा और +1 3, तो 3 और बटा 4 गुने 180, 3/4 45 गुने 3 कीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 135 डिग्री। तो 135 डिग्री ये थीटा का वैल्यू आ गया। फिर m का वैल्यू जब 2 रखेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट कीजिएगा तो 2 दूना 4 + 1 5, और 5 बटा यहाँ 4 होगा और गुने 180। तो अब हमको 45 यानी 45 डिग्री गुने 5 करना है, तो ये कीजिएगा तो 225 आ जाएगा, 225 225 डिग्री। और एक और वैल्यू रखना है m इक्वल टू 3। तो m का वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 इसमें रखिएगा, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो 315 डिग्री, 315 डिग्री ये आ गया थीटा का वैल्यू। यानी नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल लिए और एंगल ऑफ एसिम्पटोट्स निकाल लिए। यानी 4 एसिम्पटोट्स ड्रा किए जाएंगे, 4 लाइन ड्रा किए जाएंगे, कितने पर? तो एक्स एक्सिस पर, यानी कहने का मतलब एक्स एक्सिस पर 4 एसिम्पटोट्स ड्रा किए जाएंगे, और ये इतने चारों एंगल हैं, चारों का एंगल पर ड्रा किया जाएगा। तो ये स्टेप 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद स्टेप 5 में हमको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करना होता है। तो ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला बताया गया है? जो फार्मूला बताया गया था उस फार्मूले से ब्रेक अवे पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 5 ब्रेक अवे पॉइंट।
ब्रेक अवे पॉइंट हमको फाइंड करना है। तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए क्या बताए थे, ये होता है 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 करना है हमको, और 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 पुट करके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम K का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो गेन दिया रहता है K, उस K का वैल्यू निकालने के बाद उसको हम एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं S के रिस्पेक्ट में, और उसको 0 के वैल्यू के 0 के इक्वेट करने के बाद जो S का वैल्यू होता है वही आता है हमारा ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 करेंगे, यानी कि 1 प्लस GSHS का वैल्यू दिया हुआ है K/S इंटू S प्लस 2 इंटू एक आया दिया हुआ था कितना, S स्क्वायर प्लस 6S दिया हुआ था, S स्क्वायर प्लस 6S प्लस 25, 6S प्लस 25, ये इक्वेशन दिया हुआ था। 1 प्लस GSHS आई इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने के बाद इक्वेशन आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व कीजिएगा, तो S टू द पावर 4 प्लस 8SQ प्लस 37S स्क्वायर, 37S स्क्वायर प्लस 50, ये 50 दूना का हो जाएगा, 50S प्लस K इक्वल टू 0। इसको जोड़ घटाव करने के बाद, जो सोल्व करने के बाद डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, इतना आएगा, आप लोग सोल्व करके देख लीजिएगा। K का वैल्यू निकालेंगे तो K इक्वल टू, ये सारा टर्म इधर चला जाएगा तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, S टू द पावर 4 प्लस 8SQ प्लस 37S स्क्वायर और प्लस 50S, ये K का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, dK/ds इक्वल टू 0 के बराबर करना है। तो K का वैल्यू को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हम कर देते हैं। डिफरेंशिएशन करने के बाद कितना होगा, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस, और ये माइनस है, इसको इधर ले जाएंगे तो 0 के बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4SQ। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4SQ, फिर 3 इधर आएगा तो प्लस में 8 3 का 24S स्क्वायर प्लस 37, 37 दूनी कितना हो जाएगा, 37 दूनी 74, यानी कि 74 और S और प्लस 50, ये वैल्यू आ गया, इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। अब यहाँ से S का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो S का वैल्यू, इस इक्वेशन को, क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व कीजिए, और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद निकालिएगा तो 3 को वैल्यू आएगा। क्या क्या आएगा वैल्यू, एक आएगा, एक पहला वैल्यू S इक्वल टू 0 आएगा, कैलकुलेटर में डायरेक्ट इसको पुट कीजिए और क्यूबिक इक्वेशन का वैल्यू निकाल लीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो S इक्वल टू आएगा एक माइनस 0.898 आ जाएगा, और दूसरा 2 को वैल्यू और जो निकलेगा उसका वैल्यू कितना होगा, 2 को कम्प्लेक्स आएगा वैल्यू, तो एक S बराबर आएगा, वो आएगा ऐसे, S का वैल्यू जो आएगा कम्प्लेक्स में -2.55 प्लस 2.722J, ये वैल्यू आएगा S का वैल्यू। अब इसको आप जब एंगल और मैग्नीट्यूड में कीजिएगा तो 2 चीज़ आएगा, एक प्लस में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो एंगल और मैग्नीट्यूड में करने के बाद ही आएगा कितना, 3.7306, और एंगल इसका आएगा -133 पॉइंट समथिंग आएगा, 133.139, ये वैल्यू आएगा। और एक और वैल्यू जो आएगा इसका, वो आ जाएगा इसका कंजुगेट,
तो कंजुगेट में कितना होगा, एक s बराबर और जाएगा, ये -2.55 -2.722 g, यानी एक वैल्यू, इसको भी एंगल और मैग्नीट्यूड में आप कर सकते हैं सेम चीज़। तो ये वाला वैल्यू एक ये और एक ये दो और एक यहाँ 3 वैल्यू आया। अब इसमें से 3 वैल्यू में से अब हमको देखना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो ब्रेक अवे पॉइंट बनता है। अब ब्रेक अवे पॉइंट कैसे बनेगा ये तो ग्राफ पर देखने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट होगा और कौन सा वैल्यू दो गो रिजेक्ट होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो उसके लिए अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू यानी निकाल दिए हैं ब्रेक अवे पॉइंट, जहाँ पे दो ग्राफ, दो ब्रांचेज एक अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, दो मिलेंगे, उसके अनुसार जो वैल्यू होगा वो निकाला जाएगा, वो वैलिड होगा, बाकी का इनवैलिड होगा। तो ज़्यादा चांसेस यही लगता है 0.898 ब्रेक अवे पॉइंट बनेगा। चलिए अगला स्टेप हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमको फिर ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के बाद हमको फाइंड करना होता है नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5 तक हुआ। स्टेप 6, इसमें हमको इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो इमेजिनरी एक्सिस पर रूट लोकस कहाँ पे कट करेगा उसका वैल्यू निकालना है। इंटरसेक्शन ऑफ रूट लोकस ऑन इमेजिनरी एक्सिस, यानी रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगा, उसके लिए हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी लिखे थे, वो आया था s⁴ प्लस 8s³ प्लस 37s² प्लस 50s और प्लस k, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आया था। जो GSHS का वैल्यू दिया हुआ है उसको GS/1 प्लस GSHS करके सोल्व कीजिएगा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का वैल्यू आ गया। अब इससे रूट हैरे बनाएंगे। रूट हैरे कैसे बनता है, s⁴ s³ s⁴ s⁴ 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिएगा, इसका कोफिशिएंट यहाँ 1 ये छोड़ना है, इसके बाद 37 होता है और फिर 50 को छोड़ेंगे तो अगला k होगा, 1 37 और k। नेक्स्ट जिसको छोड़े हैं वो लिखते हैं, तो 8 उसके बाद फिर 50 और उसके बाद कुछ नहीं है तो 0। नेक्स्ट आगे का स्टेप क्या करते हैं हम लोग, इसको इससे गुना करते हैं और गुना करने के बाद लिखेंगे। तो 8 गुना 37 और -50/8 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आता है 37.75 आएगा। कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसका वैल्यू अगला, इससे इसमें गुना करेंगे नहीं तो नहीं, इसे 8 के -0/8 करेंगे तो यही वैल्यू आएगा जो ऊपर वाला होता है के, अगला वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर इससे इसमें गुना करेंगे -8 के, तो ये गुना करने पर कितना हो जाएगा 1537.5 -8 के अपॉन हो जाएगा 30.75। नेक्स्ट वैल्यू अगला जब नहीं है तो ये इसके सामने वाला वैल्यू होगा वो 0 होगा और इसके सामने वाला भी वैल्यू 0। फिर नेक्स्ट वैल्यू अगला जब ये वह इसके सामने 0 होता है तो ये इतना माइनस ये गुना करेंगे, माइनस ये फिर करेंगे तो k ही हो जाएगा, यहाँ पे k आ जाएगा और बाकी टर्म जो है वो 0 0 होंगे। तो रूट टेबल हम निकाल लिए। अब रूट टेबल से हमको क्या पता चल रहा है कि k का वैल्यू एक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे और इतना का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके k का वैल्यू निकाला जाएगा। तो जो k का वैल्यू आएगा वही देगा वो। अब इसमें भी क्या होगा कि इससे भी हमको एक्जुलरी इक्वेशन निकालना होता है। एक्जुलरी k का वैल्यू इससे निकलेगा, इससे सिर्फ क्या निकलेगा k का वैल्यू, कि k कहाँ कहाँ लाइज करेगा। तो k का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद फिर जहाँ k आया है उसके जस्ट आगे वाले रो से हम लोग एक्जुलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो एक्जुलरी इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से देखिए एक k का वैल्यू ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए और फिर ये वाला वैल्यू होना चाहिए। तो इतना वैल्यू जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1537.5
माइनस 8k अपॉन 30.75 ग्रेटर इक्वल 0। ये वाला टर्म उधर जाके पूरा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1537.5 माइनस 8k ग्रेटर इक्वल 0। अब यहाँ से सोल्व करके हम निकालेंगे तो k का वैल्यू जो आएगा, k का वैल्यू ग्रेटर इक्वल ये आ जाएगा 192। इसको करना क्या है, 8k उधर जाएगा प्लस में, फिर 8 को भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 192.18 k का वैल्यू। यानी ग्रेटर वाला छोड़ के इक्वल वाला लेते हैं तो k बराबर 192.18 वैल्यू आ जाएगा। ये k का वैल्यू आ गया। अब इस k का वैल्यू से हमको क्या निकालना है, फिर एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है जिसमें k का वैल्यू यहाँ पे पुट करने के लिए। तो एक्सिलरी इक्वेशन जब लिखिएगा, इसको थोड़ा सा इधर मिटाते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन, तो एक्सिलरी इक्वेशन किससे लिखा जाता है, जहाँ पे k आया है इसमें उसके जस्ट ऊपर, तो ये a स्क्वायर का है, तो ये हो गया 37.75 a स्क्वायर। उसके बाद एक छोड़ के लिखा रहता है, अल्टरनेट करके लिखा रहता है, तो प्लस k इंटू एस टू द पावर 0 बराबर 0। अब k का वैल्यू यहाँ रख दीजिए 30.75 a स्क्वायर प्लस k का वैल्यू सोल्व करके लाए हैं 192.18 इक्वल टू 0। यहाँ से सोल्व करके s का वैल्यू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के बाद s का वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर माइनस हो जाएगा। फिर इसके बाद इतना 30.75 डिवाइड में जाएगा और रूट निकालेंगे। तो रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा हमारा, वो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देते हैं, और नहीं तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्ट लिख रहे हैं तो कर ही देते हैं सॉल्व थोड़ा। एस इक्वल टू हो जाएगा, पहले इसको करते हैं 30.75 एस स्क्वायर बराबर माइनस 192.18 होगा। एस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस 192.18 और बाई 30.75। अब इसका वैल्यू जब हम निकालेंगे एस इक्वल टू, तो इधर जाके हो जाएगा रूट में माइनस 192.18 अपॉन 30.75। अब ये जो भी वैल्यू आएगा तो एक जे के फॉर्म में आएगा इसका। अब हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू इतना का रूट, पहले पॉजिटिव वैल्यू का रूट निकालिएगा तो ये आ जाएगा 6.249 और -1 है तो इसके लिए जे आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू जो आएगा ये प्लस माइनस दोनों में, रूट में पहले इसका भागा देने के बाद आया, तो अब इसका वैल्यू एस इक्वल टू जो रूट निकलता है वो प्लस माइनस रूट कितना होगा वैल्यू, ये 2.49 होता है, 2.49 और जे है से रहेगा, यानी एस का वैल्यू 1 आ जाएगा प्लस में, तो इसको और 2.49 है तो एस इक्वल टू प्लस माइनस 2 इसको 5 कर सकते हैं, 2.5 जे आ गया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया इमेजिनरी एक्सिस पर, यानी रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस पर कहाँ पे कट करेगा, 2.5 वैल्यू पर आएगा। इसमें अभी ओमेगा का वैल्यू निकालना होता है, तो पुट करेंगे एस इक्वल टू जे ओमेगा, तो जे ओमेगा पुट कर देंगे तो जे ओमेगा बराबर प्लस माइनस 2.5 जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा और ओमेगा का वैल्यू जो आ जाएगा वो प्लस माइनस 2.5, यानी प्लस में भी 2.5 और माइनस में भी 2.5, दोनों पर इमेजिनरी एक्सिस पर जो रूट लोकस है वो कट करेगा। ये चीज़ निकाल लिया गया। इसके बाद स्टेप 7 में क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 7 में हमको क्या करना है कि एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर कब निकालेंगे, जब पोल कम्प्लेक्स आया हो। तो यहाँ पे पोल कम्प्लेक्स आया है
डायरेक्टली बेशक जो बनेगा रूट लोकस उसमें हमको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना पड़ेगा। देखिए स्टेप 7 एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे निकलेगा? तो एंगल ऑफ डिपार्चर इक्वल टू बताए थे 180 माइनस 5p माइनस 5z, ये किया गया था। यानी कहने का मतलब 180 में से ये था सम ऑफ एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय इंडिविजुअल पोल, प्रत्येक पोल के द्वारा कितना एंगल उस पर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाया जा रहा है, जिस पोल के लिए जिस पोल के लिए निकाल रहे हैं उसके लिए, और माइनस सम ऑफ जीरोज के द्वारा कितना एंगल उस पोल पर सब्टेंडेड किया गया है, बनाया गया है, उसके लिए निकालेंगे, घटा देंगे। ये था आपका। तो सबसे पहले हम इसको करने के लिए क्या करेंगे कि बना देते हैं, यहाँ पे जो ग्राफ था थोड़ा सा बना रहे हैं सिर्फ एंगल कैलकुलेट करने के लिए। अब एंगल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे बनाएंगे तो ज़रा दिक्कत होगा, थोड़ा सा स्पेस भी होना चाहिए, तो इसको इधर न करके थोड़ा सा और छोटा बनाते हैं। ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब देखिए पोल क्या क्या आया था। पोल आया था, एक पोल का वैल्यू आया था s बराबर 0, तो ओरिजिन पर एक पोल होगा, तो यहाँ पे एक पोल हो गया। इसके बाद फिर एक आया था, इधर हम कर लेते हैं पॉइंट s बराबर -1 -2, ये मार्कर नहीं चल रहा है, s इक्वल टू 0, s इक्वल टू यहाँ -1 कर दिए, -2 और यहाँ पे -3 कर दिए। तो पोल आया था एक ओरिजिन पर s इक्वल टू 0, दूसरा आया था s इक्वल टू -2, तो -2 पर भी एक पोल दिखाएं, और एक s बराबर कितना पर आया था, पोल था s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -2 और s इक्वल टू था -3 प्लस 4j, और एक था s बराबर -3 -4j, ये कंजुगेट था, कम्प्लेक्स कंजुगेट। तब -3 s बराबर -3 प्लस 4j कहाँ पे होगा, -3 वाला लाइन ये हो गया रियल पार्ट, और 4j सपोज दैट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि 4 है प्लस में, तो ये पॉइंट जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे -3 और 4, इस जगह पर एक पोल बनेगा। फिर दूसरा है s बराबर -3 -4j, तो -3 रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव, तो निगेटिव में इधर आएगा, यानी इस जगह पर भी एक बनेगा। यहाँ पे बना s इक्वल टू -3 प्लस 4j, और यहाँ पे बना s इक्वल टू -3 -4j। इसको सारा को हम प्लॉट कर लिए। अब हमको क्या निकालना है, 180 में से 5p, 0 तो z तो है नहीं, जीरोज की संख्या को भी नहीं है, तो एंगल तो बनाया ही नहीं जाएगा, इसका तो झंझट ही छोड़ देना है। जीरोज रहेगा तब होगा, लेकिन जीरोज है ही नहीं, तो जीरोज एक भी नहीं बन रहा है, तो 5p निकालना है, यानी सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय जितना भी पोल थे, इसके लिए निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो एंगल ऑफ डिपार्चर निकालेंगे तो कोई एक पोल के लिए निकाल लीजिए, यानी कहने का मतलब सभी के लिए हमको निकालना पड़ेगा। तो
अब एक पर निकल जाएगा तो दूसरा पर जस्ट उसका माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पोल, ये कम्प्लेक्स पोल जितना एंगल बना रहा है इस पर निकाल लेंगे तो उसका निगेटिव कर देंगे, सीधा से इसका भी निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये पोल के लिए हमको 5p निकालना है, सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय अदर पोल। तो अदर पोल के द्वारा कितना एंगल सबटेंडेड किया गया है वो निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें हम कि इसको सभी से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला दिए इस पोल से। उसके बाद यदि डीप नहीं, अच्छा, उसके बाद फिर ये वाला को यहाँ से भी मिलाना है, और ये तो मिला हुआ ऑलरेडी है, तो सभी का एंगल हमको निकालना है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला पोल जो है, इस पोल पर बाकी सारे पोल कितने एंगल बना रहे हैं, किसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, वो वाला निकालना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल निकालना है। दैट मीन्स इस पोल और इस पोल के बीच में कितना एंगल बना रहा है। कोई इधर वाला नहीं सोच लेंगे, इधर से नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जो लाइन मिला रहा है वो कितना बना रहा है, वो एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर जो हमको ये एंगल मालूम होता, तो क्या करते हैं, 180 में से पूरा एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, 180 में से ये एंगल घटा देते हैं, तो ये एंगल कितना रहेगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले ये बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से ऐसे और ये यहाँ और ये एक लाइन ये वाला, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस एंगल के लिए ये एंगल का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, इस एंगल का मान कितना होगा। तो इस एंगल, ये थीटा जब रहेगा, सपोज दैट ये एंगल थीटा है, तो थीटा के लिए p होगा और ये b होगा। तो अब tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो ये वैल्यू कितना है, ये वैल्यू 4 है, और b वैल्यू कितना है, -3 है। तो मैग्नीट्यूड में लिखना है हमको, tan थीटा बराबर p/b यानी कि 3। तो इसके जगह पर ये एंगल कितना हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। अगर जो दिक्कत है तो यहाँ से देखिए, थीटा tan थीटा बराबर हम लिखेंगे तो p/b, p हो गया 4 और b ये वैल्यू कितना है 3 इसके लिए। तो ये एंगल हमको पता चल गया, तो थीटा बराबर फिर निकालेंगे तो tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा। ये एंगल पता चल गया, तो अब पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, उसमें से ये घटा देंगे, यानी ये एंगल का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 4/3। अब इसका वैल्यू कैलकुलेटर में रखने के बाद जितना होगा वो आप रखिएगा। तो इसका वैल्यू निकालिएगा, तो रेडियन मोड में कैलकुलेटर को रखना है, तो 126.87 आएगा, 126.87 डिग्री आ गया इसका एंगल। यानी इस पोल पर, इस पोल के द्वारा एंगल बनाया जा रहा है 126 डिग्री का। फिर सेम क्या निकालना है, दूसरा, इस पोल पर ये दूसरा वाला पोल से ये एंगल कितना बनाया जा रहा है, एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये निकालना है हमको। तो ये कैसे निकालेंगे, फिर से वही काम, यदि ये एंगल हमको पता हो जाए किसी तरह से, तो पूरा 180 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल बनेगा। तो 180 डिग्री में से ये एंगल घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा ये वाला एंगल। तो फिर वही काम करेंगे, ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल अब ऐसे बन रहा है, यहाँ से ऐसे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये थीटा अगर जो हम माने, तो tan थीटा बराबर p/b, p का वैल्यू 4 होगा, और b का वैल्यू देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहीं तक वैल्यू लेना है, तो -2 से -3 यानी है 1 आए, 1 बढ़े। तो इसके लिए ये वाला एंगल के लिए, इस एंगल के लिए वैल्यू यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 1, तो tan इनवर्स 4/1 होगा, यानी 4, और इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये होता है 100, सॉरी अभी ये तो थीटा का वैल्यू निकला है ना, थीटा का वैल्यू निकला है, तो ये पूरा एंगल निकालिएगा तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 4/1।
अब ये वैल्यू अब जब हम कैलकुलेट करेंगे 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स 4/1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 104.036, 104.036 डिग्री, ये वैल्यू निकल गया। और ये वाला वैल्यू तो ऑलरेडी कितना है, ई पोल, ये 3 गो पोल था, एक ये 2 गो निकाल लिए, और इस पोल के द्वारा इसके द्वारा कितना एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, तो ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो तीसरा एंगल हमारा ऐसे ही पता चल गया कि 90 डिग्री हो गया। अब सब का हम फाई पी निकालेंगे, तो एंगल ऑफ डिपार्चर हमको निकालना है। एंगल ऑफ डिपार्चर, देखिए इसको सारा को लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिपार्चर फॉर एस इक्वल टू -3 + 4j, इसके लिए निकाल रहे हैं। तो कितना होता है 180 डिग्री माइनस सम ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑल पोल, यानी सब ऑफ इंडिविजुअल पोल। तो पहले द्वारा कितना एंगल सबटेंडेड किया गया, वो 126.87 ये हो गया। उसके बाद प्लस दूसरा के द्वारा कितना, ये कितना किया, इसका वैल्यू आया है 104.036, और फिर उसके बाद दूसरा क्या करेंगे, अब हम ये वाला तीसरा के द्वारा कितना एंगल बनाया गया, तो ये तो डायरेक्टली 90 डिग्री है, तो प्लस 90 डिग्री, और फिर -5z था, तो जीरो कोई है ही नहीं, जीरो रहता तो फिर इस पोल पर सारे जीरो के द्वारा कितना एंगल बनाया गया था वह इसी तरीके से जीरो के द्वारा जीरो वाला भी निकालते, तो है ही नहीं, तो डायरेक्टली इतना हो गया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो -140.96 आएगा, 96 नहीं 906 डिग्री आएगा। अब इसको वैल्यू को आप लिख सकते हैं डायरेक्टली -141 डिग्री, 141 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो इसका ये निकल गया। अब दूसरी बात कंजुगेट यानी कम्प्लेक्स पोल का निकालना है। इस पोल के द्वारा कितना एंगल ऑफ डिपार्चर था, यानी यहाँ से भी जो स्टार्ट होगा ब्रांचेज वो जाएगा इन्फिनिटी तक, क्योंकि जीरो से तो कोई प्रेजेंट नहीं है। यहाँ से भी ब्रांच स्टार्ट होगा, यहाँ से भी ब्रांच स्टार्ट होगा, और इस जगह से भी ब्रांच स्टार्ट होगा, चाहे तो इधर जाएगा या इधर जाएगा इन्फिनिटी तक। फिर यहाँ से भी ब्रांच स्टार्ट होगा, तो डिपार्चर कितना एंगल पर करेगा, जो ब्रांच जाएगा इन्फिनिटी के लिए वो कितना एंगल पर जाएगा, तो 141 डिग्री एंगल पर जाएगा। फिर इसके लिए निकालना है, तो इसके लिए भी वही प्रोसेस करना है। अब ये वाला सब मिटा देते हैं, पहले वाला सारा चीज़ मिटा देते हैं। अब दूसरे पोल के लिए निकालना है, तो दूसरे पोल के लिए एंगल कितना सब्स्टिट्यूट किया गया है, यहाँ पे पोल था और यहाँ पे एक है, तो इस पोल पर इसके द्वारा जितना एंगल सब्स्टिट्यूट किया गया है, फिर इसके द्वारा जितना एंगल सब्स्टिट्यूट किया गया है एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आप उससे निकाल सकते हैं, और एक तीसरा के द्वारा निकाला गया है। तो तीनों चीज़ आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल आपको निकालना है। यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे, ज़रा सोचिए कि यदि किसी तरह से हमको ये एंगल पता चल जाए, ये वाला एंगल, तो ये एंगल पता चल जाएगा, तो 180 डिग्री में ये एंगल जोड़ देंगे, तब हमको यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल निकल जाएगा। तो फिर ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये थीटा जब मानेंगे तो tan थीटा बराबर P/B होगा, ऐसे करके निकाल लेंगे। फिर ये जब हो जाएगा तो ये वाला एंगल भी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक वाला एंगल निकालना है। तो सबसे पहले अगर जो यहाँ से यहाँ एंगल हमको पता चल जाए तो उसमें 180 डिग्री और जोड़ देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम, tan थीटा बराबर, फिर इस ट्रायंगल में हम सोचेंगे तो P/B, इस एंगल के लिए P ये होगा और B ये होगा, ये वैल्यू निकाल लेंगे। और नहीं तो सिंपल सा सोच सकते हैं, इतना प्रोसेस करने से बढ़िया क्या है कि इसका ये कंजुगेट ही ना है, जो है इसका एंगल निकालें, इसका ये कंजुगेट है। तो अब कंजुगेट हमको निकालना है तो सीधा उसी एंगल में माइनस लगा दीजिए। अब माइनस लगा देंगे कंजुगेट डायरेक्ट आ जाएगा। तो अगर जो हम
इस एंगल के लिए निकालेंगे एंगल ऑफ डिपार्चर, तो डायरेक्ट आप यही प्रोसेस करके आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो φd फॉर एस इजक्वल टू -3 - 4j के लिए सबसे आसान तरीका है कि माइनस लगा दीजिए कितना कोण में, -141 डिग्री में, इसी में माइनस लगा देंगे तो ये आ जाएगा 141 डिग्री डायरेक्टली कंजुगेट। और नहीं तो जो प्रोसेस किए हैं वो सारा का मिला करके और फिर वही प्रोसेस कीजिए, घटाइए, ऐसा निकालिए, तो ये वही वैल्यू आएगा, 141 डिग्री ही आएगा, यानी 140.906 डिग्री ही आएगा। तो ये वैल्यू इतना निकाल लिया गया एंगल ऑफ डिपार्चर दोनों कम्प्लेक्स पोल के लिए। 2 कम्प्लेक्स पोल था, दोनों कम्प्लेक्स पोल के लिए निकाल लिया गया। अब इसके बाद हमको ग्राफ ड्रा करना है, इसका पोलर प्लॉट ड्रा करना है। थोड़ा देख लेते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा तो नहीं ना हो गया। टाइम थोड़ा लॉन्ग हो गया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बना ही देते हैं, 5 मिनट लगेगा। के का वैल्यू जो इसमें पूछ रहा था, गेन का वैल्यू दूसरा प्रॉब्लम में, दूसरा नंबर में गेन का वैल्यू भी निकाल लिए। अब इसमें ग्राफ जो है ड्रा करना, सबसे पहले एक्सिस ड्रा कर लेंगे हम। ये बन गया रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस या जे ओमेगा एक्सिस का है। अब सबसे पहले हमको पोल को दिखाना है, तो पोल कहाँ कहाँ पे है। पोल जो था एक s इक्वल टू 0 पर था, दूसरा एक s इक्वल टू -2 पर था, यहाँ पे है -2। एक मार्कर काम ही नहीं कर रहा है। s इक्वल टू -2 है, -2, इस जगह पर भी एक पोल है। इसके बाद फिर एक पोल था कितना कम्प्लेक्स, तो यहाँ पे -3 अगर जो करें तो -3 + 4j, ये हो गया -3, ये वैल्यू 4 है। और एक दूसरा था इसका कम्प्लेक्स -3 ये -3 - 4j, तो -3 - 4j पर कैलकुलेट कर लिए। सारे पोल को पहले दिखा दिए, ये s बराबर 0 पर था। अब इसके बाद हमको क्या देखना होता है कि ब्रांचेज जितना पोल है उतना निकलेंगे। अब देखना है कि जो पोल जो ब्रांच हैं वो किधर जाएंगे, तो ब्रांच, और ये भी ध्यान देना है कि हमको -2 पर पोल है और -2 पर एसिम्प्टोट्स भी ड्रा करना है। एसिम्प्टोट्स जो ड्रा करना था हमको -2 पर ड्रा करना था, तो एसिम्प्टोट्स इस पर ड्रा कर लीजिए। एसिम्प्टोट्स कितना डिग्री पर था, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स जो था वो था, एक एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कितना था 45 डिग्री, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स था 45 डिग्री, फिर 135 डिग्री, 315, 225 और 315, 225 डिग्री और 315 डिग्री, ये 4 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने थे। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स बनाइए। सबसे पहले 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का एक लाइन खींचते हैं इस पर, ये सपोज दैट 45 डिग्री है। इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं, जहाँ तक आप चाहें बढ़ा सकते हैं। ये एसिम्प्टोट्स हो गया इस पर 45 डिग्री का। इसके बाद दूसरा एंगल 135 डिग्री पर निकालना है, तो 135 डिग्री, 135 डिग्री इस पर एंगल बनाइएगा
तो 135 डिग्री ये लाइन जाएगा, यहाँ से यहाँ एंगल 135 डिग्री का होगा। इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद हमको दूसरा जो निकालना है 225 डिग्री पर, तो यही वाला जो एंगल होगा ये वाला आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये 45 का जस्ट उल्टा में लाइएगा। तो यहाँ से ये जो एंगल जो बना है, इसीलिए इसको इधर ड्रा किए हैं, ये बन जाएगा 225 डिग्री का एंगल आप बना सकते हैं इस पॉइंट पर चांद से नाप करके। और फिर 315 डिग्री का है तो ये वाला का जस्ट अपोजिट ही बनेगा, यानी 135 डिग्री का जस्ट अपोजिट, यानी ये एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बनेगा ये 315 डिग्री है। यानी एसिम्प्टोट्स 4 वो हमको ड्रा करना है, एसिम्प्टोट्स आप ड्रा कर लीजिए चारों। इसके बाद हमको ब्रेक अवे पॉइंट देखना था, तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए क्या करेंगे कि इससे देखते हैं हम कि ग्राफ ब्रांच किधर जाएगा, लेफ़्ट साइड जाएगा या राइट साइड जाएगा। तो इसको जब ही हम देखते हैं तो राइट साइड के लिए इधर ढकेंगे तो इधर में एक भी ऑड नंबर ऑफ पोल या जीरो नहीं है तो इधर नहीं जाएगा। इधर ढकेंगे तो एक पोल ऑड है, यानी इस डायरेक्शन के लिए सही है, तो इसका डायरेक्शन इधर आएगा, ब्रांचेज इधर आएंगे। फिर इस पोल से लिए देखेंगे, ये जो पोल बना है, एक मिनट थोड़ा सा, इस पोल के लिए यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट हम ड्रा करेंगे। तब देखेंगे इधर इस पोल से इधर ब्रांचेज जाएंगे या इधर जाएंगे। तो इस राइट साइड के लिए देखेंगे तो एक पोल इधर है, यानी ऑड नंबर है, यानी ये सही हुआ, तो ये ब्रांचेज इधर जाएंगे। इस पोल से स्टार्ट होकर के ये जो पोल है यहाँ पे बना हुआ, इस पोल से ब्रांचेज इधर जाएंगे। इधर जाएंगे या नहीं, तो लेफ़्ट साइड के लिए देखेंगे तो इधर में 2 हो जाएगा, एक ये पोल है एक ये पोल, इवन नंबर हो जाए, तो इवन नंबर के लिए सही नहीं होता, इस पोल से नहीं जाएंगे। ठीक है। और फिर कम्प्लेक्स के लिए नहीं देखना है, कम्प्लेक्स के लिए जो हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं एंगल ऑफ डिपार्चर, क्योंकि एक्स एक्सिस पर नहीं रहेगा। तो ये दोनों 2 ब्रांचेज जब जा रहे हैं कहीं पे एक्स डायरेक्शन में, तो ये कहीं पे मिलेंगे। तो मिलने के लिए देखिए तो कहाँ से कहाँ, 0 से 2, तो 0 से 2 के वैल्यू में जो ब्रेक अवे पॉइंट निकाले थे, तो ये 0 से 2 का वैल्यू में एक ही वैल्यू आया था, 0 से -2 के बीच में -0.898। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हो गया -0.898। बाकी जो 2 कम्प्लेक्स वैल्यू बना था वो इनवैलिड हो गया। अब फिर क्या करना है हमको कि यहाँ से जो ब्रेक अवे पॉइंट हुआ, तो ये इधर वाला ग्राफ और इधर वाला ग्राफ जा रहा था, ये दोनों तरफ रिफ्लेक्ट होगा, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इधर जब जाएगा तो वाई एक्सिस को कहाँ काटेगा, तो वाई एक्सिस के लिए निकाले थे हम ±2.5, यानी प्लस में भी 2.5 और माइनस में भी 2.5। तो यहाँ से एक ब्रांच ऐसे यहाँ निकलेगा और फिर ये ऐसे निकलेगा, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर ये वाला भी ब्रांच इधर भी कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यानी ये भी मान लेते हैं कि इन्फिनिटी है, इसको ऐसे बना देना है कि ये इन्फिनिटी इधर चला गया और ये इधर चला गया इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये सब पॉइंट हम कैलकुलेट करके रखे हुए थे पहले। फिर अब एंगल ऑफ डिपार्चर इसके लिए निकाले थे, तो इसके लिए एंगल ऑफ डिपार्चर कितना आया था, -141 डिग्री आया था। तो -141 डिग्री कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 141 डिग्री बनाना है। तो 141 डिग्री का कोण बनाइएगा, तो यहाँ से यहाँ 90, उसके बाद फिर कुछ ऐसे आएगा 141 डिग्री। सपोज दैट ये मान लेते हैं कि -141 डिग्री का एंगल बन गया, तो -141 डिग्री का बना दिए। अब यहाँ से ब्रांचेज निकलेंगे, इस पर होते हुए ऐसे जाएंगे, यानी डिपार्चर जो होने का एंगल है वो कितना एंगल है, -141। यहाँ से इधर जाएंगे। अगर जो कुछ एंगल ऐसे आता है कि इधर एंगल बनता है तो इधर ऐसे जाएंगे, सीधा सी बात। इधर भी जा सकता है ब्रांच, लेकिन डिपार्चर इस पोल से निकल करके 0 तक जाना है। यदि 0 नहीं है तो ब्रांच कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन डिपार्चर करने का, स्टार्ट करने का, यहाँ से प्रस्थान करने का एंगल निकाल लेते हैं -141 डिग्री। तो -141 डिग्री पर हमने कर दिया। फिर इसके लिए निकाले थे तो वो एंगल आया था कितना, वो आया था एंगल
प्लस 141 डिग्री, तो प्लस 141 डिग्री यानी यहाँ से हमको करना है कहाँ, यहाँ से एंगल प्लस में पॉजिटिव यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, तो 141 डिग्री कितना होगा 90, और 90 से कुछ ज़्यादा, तो सपोज दैट मान लेते हैं कि ये हो गया, ये लाइन जो है हमारा ये हो गया कितना का एंगल प्लस 141 डिग्री का। अब इस पर निकाल दीजिए, यहाँ से ब्रांच निकलेगा ऐसे इधर की ओर जाएगा इन्फिनिटी तक, यानी कहाँ तक जाएगा ये चीज़ तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो स्टार्ट होगा वो कितना एंगल से स्टार्ट होगा, जो ब्रांच स्टार्ट होगा वो 141 डिग्री से जाएगा, तो 141 डिग्री से जब चल गया और ये इन्फिनिटी तक चला गया, फिर ये वाला पॉइंट भी कहाँ तक गया इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इन्फिनिटी तक हमको बनाते नहीं रहना है, सारा का बना दिए एंगल। ये 45 डिग्री का एसिम्प्टोट्स है, ये जो था ये कितना का था 45 के बाद ये वाला दूसरा एंगल कितना का था 135 डिग्री का, तो 135 डिग्री, फिर 225 डिग्री का ये है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 225 डिग्री वाला एसिम्प्टोट्स है, और ये 315 डिग्री वाला है। यहाँ पे भी लिखें, ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लाइन खींचने पर कम्प्लेक्स होता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि कितना पर एंगल बना हुआ है। बस इतना ही रूट लोकस टेक्निक में आपको बनाना है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है, आपका रूट लोकस टेक्निक सारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आगे दिन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में उसमें पढ़ेंगे हम लोग पोलर प्लॉट यानी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। थैंक यू।